खुला आकाश। पार्वती आईने के पास खड़ी अपना अक्स ध्यान से देख रही थी। लंबे अरसे की बीमारी के बाद ठीक हुई पार्वती अभी भी अपने आप को कमजोर महसूस करती। कल ही पति के तीसर बाड़ों से उसका कलेजा छलनी हुआ था। शेखर के तीखे स्वर उसके कानों में गूंजे। क्या दिखाना चाहती हो समाज को? यह सफेद बाल दिखाकर शादी में क्या मेरी नाक काटना चाहती हो? आईने को देख पार्वती ने बालों की कलर करने के लिए बाउल निकाला और कलर घोलकर बालों को मजबूर होकर लगाने लगी। कलर से उसके आँखों की जलन बढ़ जाती और आंखें लाल हो जाती। कलर से उसके सिर में भी जलन बढ़ जाती। लेकिन आज तक इस घर में कौन उसकी मजबूरी समझ सका है? सोचते हुए बेमन से बाल कलर करने लगी। सारी जिंदगी दूसरों के इशारे पर नाचने वाली पार्वती अब अक्सर खामोशी ओढ़े रहती। पति ने कहा ऐसा तो ऐसा, पति ने कहा वैसा तो वैसा। आईने को देख वह कहीं खो सी गई। आज भी उसे अपने बचपन के वह दिन अच्छे से याद थे। उसने कितने सपने बुने थे। अपनी पढ़ाई को लेकर आगे पढ़ना चाहती थी। अपनी सहेली की तरह स्वावलंबी होना चाहती थी। उसे याद आया वह दिन जब सुनीता ने उसके नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर देखकर कहा था, अच्छा अवसर हाथ आया है पार्वती, इसे हाथों से जाने मत देना। सरकारी नौकरी हर किसी को नहीं मिलती। अभी अस्थायी हुई तो क्या हुआ, आगे स्थायी हो ही जाएंगी। पार्वती मन के आकाश में अपनी इच्छाओं की पतंग को ऊपर उड़ाता देख खुश हो उठी। माँ को अपने मन की हर बात बताने वाली पार्वती आज कुछ ज्यादा ही उत्साहित थी। उसके पैर घर जाने के लिए बेताब थे। घर घुसते ही माँ के गले लग खुशी से चहक कर बोली, माँ ज्वाइनिंग लेटर आया है, मुझे 2 महीने बाद ज्वाइन करना है। अब मैं अपने सपनों को पूरा कर सकूंगी। बार बार पापा के पास पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हाँ, तुम्हारी भी हर जरूरतों को अब मैं पूरा करूंगी। अब तुम्हारी बची हुई आशाओं को मैं पूरा करूंगी। वह कहती जा रही थी, लेकिन माँ के चेहरे के भाव उसके शब्दों के साथ साथ कड़क होते जा रहे थे। अचानक पार्वती को लगा कि माँ उसकी बातों को सुन खुश नहीं हो रही है। माँ का इस तरह खामोश रहना और गुस्से से उसकी ओर देखना पार्वती को अच्छा नहीं लगा। माँ को इस कदर खामोश देख पार्वती पूछ बैठी, क्या बात है माँ, तुम्हें खुशी नहीं हुई? मुझे जॉब मिलने पर कई सवाल मन को आहत कर गए। माँ ने कहा, पार्वती कल तुम्हें देखने लड़के वाले आ रहे हैं। अब तुम्हें जो भी करना है अपने ससुराल जाकर करना। क्या? लेकिन मैं अभी इतनी जल्दी शादी नहीं करने वाली, मुझे अभी बहुत कुछ करना है। माँ, वह बेचैन होकर बोली। तभी अंदर से पिता के स्वर उसके कानों पर पड़े। पढ़ लिख कर क्या यही सीखा है अपनी माँ से मुंह चलाना? पिता को देखा। माँ पिता के बाजू में एक दृढ़ स्तंभ सी खड़ी हो उसके सुर में सुर मिलाने लगी। पार्वती अपने आप को बहुत ही अकेला महसूस कर रही थी। घर में नाश्ते की महक से सभी पड़ोसियों को पता चल गया कि आज पार्वती को लड़के वाले देखने आ रहे हैं। पार्वती को तो उन लोगों ने पसंद कर लिया, लेकिन पार्वती अभी मन से शादी के लिए तैयार नहीं थी। उसे लड़का कुछ अच्छा नहीं लगा, लेकिन माता पिता के सामने क्या मजाल कि वह कुछ बोल सके। वह तो विनय
के बारे में भी माँ को बताना चाहती थी। उसका सोचना था कि नौकरी लगते ही मैं माँ को सब कुछ बता दूंगी कि मुझे विनय पसंद है, लेकिन समय के आगे कुछ भी ठहरता नहीं है। अचानक जीवन में ऐसा कुछ हो जाएगा, उसने सोचा भी नहीं था। शादी के बाद जब वह पहली बार घर आई थी तो माँ उसे देख बड़ी खुश हुई। बहुत ही प्यार से उसकी खातिर की गई। पड़ोस की चाची को माँ हंस हंस कर कह रही थी, अरे बेटी की शादी कर दी, हम तो गंगा नहाए। समय रहते लड़कियों के हाथ पीले कर दो तो भटकने से बच जाती हैं। घर बैठा कर रखो तो चिंता का पहाड़ बढ़ते देर नहीं लगती। पार्वती सोच रही थी कि क्या एक लड़की की शादी भर कर देने से माता पिता चिंता मुक्त हो जाते हैं। क्या उन्हें यह एहसास जरा भी नहीं होता कि बेटी की शादी तो कर दी, लेकिन क्या उसके ससुराल में उसके साथ कैसा व्यवहार हो रहा है, पति के विचार कैसे हैं, क्या पति उसे प्यार करता भी है या फिर अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए ही शादी जैसा बंधन बांधा है। अग्नि के साथ फेरे में क्या रूहें मिल पाती हैं या फिर जिस्म जिसका मिलन ही आसमान में लिखा शादी का बंधन है। ऐसे विचारों को लेकर उदास मन से माँ के साथ काम करती रही, लेकिन इन 2 दिनों में माँ ने कभी नहीं पूछा कि तू ठीक है या तेरे परिवार के लोग कैसे हैं। पार्वती को अपनी बात कहने का मौका ही न देती, हर बात बढ़ा चढ़ा कर कह पार्वती को खामोश कर देती। पार्वती को भी उस समय माँ की बड़ी जरूरत महसूस हो रही थी, लेकिन माँ के बेगानेपन ने पार्वती को खुद की तकलीफों से लड़ने का साहस दिया। कहते हैं ना, आप किसी के सहारे खड़े हो तो कमजोर बनते हो और खुद के सहारे मजबूत बन जाते हो। समय अपनी रफ्तार से यूं ही गुजरता गया। माता पिता की जिम्मेदारियों का बोझ कम कर ससुराल की सभी जिम्मेदारियों का बोझ अपने कंधों पर रख जीवन भर ढोते ढोते अब उसके कंधे झुक से गए थे। शादी तो सिर्फ सभी की जरूरतों की पूर्ति के लिए हुई थी। पार्वती की अपनी सारी जरूरत अब खत्म हो गई थी। अब कुछ बची ही नहीं, जो जैसा करती रहती। बेटी की जिम्मेदारियां, सास ससुर और सारे घर की जिम्मेदारियां खुद ही संभालती। सब्जी लाने से किराना सामान, घर की हर जरूरतों को उसे ही पूरा करना पड़ता। किसी चीज में कुछ कम ज्यादा ही जाए तो पति के ताने सुनने पड़ते। अब तो पूछो मत, कुछ शब्द ही नहीं बचे पति के बारे में कहने को। उस घर की और उनके गुलामी की दास्तां सारी जिंदगी से भोग रही थी। अचानक उसके हाथ के धक्के से कांच नीचे गिरकर टूट गया। उसकी तंद्रा भंग हुई। कमरे में जोरदार आवाज आई, क्या गिरा दिया? पति ने आकर देखा तो टूटे कांच को देखकर बोले, क्या हाथ पैरों में अब इतनी भी जान नहीं बची कि छोटी छोटी चीजों को संभाल सके। बालों में कलर लगाकर वह कांच के बिखरे टुकड़ों को समेटने लगी। एक टुकड़ा उसकी उंगली में जा लगा, लेकिन इसका दर्द उसे कहाँ पता चला। इससे भी गहरे जख्म दिल पर लिए जी रही थी। तभी फोन की घंटी घनघना उठी। शाम ली का फोन था। माँ, क्या कर रही हो? मेरे वार्डरोब से मेरा एक लेटर रखा है, उसकी फोटो व्हाट्सएप पर भेज दो।
पार्वती ने जल्दी से जाकर उसकी अलमारी खोल उसमें पड़ा एक लेटर फोटो खींचकर उसे व्हाट्सएप कर दिया। आप क्या कर रही थी? पार्वती बोली, कल पापा के साथ एक परिचित के यहाँ शादी में जाना है तो बाल डाई कर रही थी। क्या माँ, जब तुम्हें सूट नहीं करती तो क्यों यह सब करती हो? तुम वैसे ही अच्छी लगती हो। कब तक माँ पापा के इशारों पर नाचती रहोगी? कहती क्यों नहीं कि तुम्हें तकलीफ होती है। रहने दे, बेकार जरा जरा सी बात पर झमेला खड़ा करने से अच्छा है जीवन शांति पूर्वक चले। मुझ में अब इतनी हिम्मत नहीं रही कि किसी बात पर विरोध कर सकूं। जाने दो माँ, मैं तुम्हें बचपन से देख रही हूँ, कभी भी अपने पापा का विरोध नहीं किया। उन्हीं के हिसाब से अपने जीवन को चलाए, कभी खुद के हिसाब से जियो। ठीक है, तू फोन रख, बाद में बात करती हूँ। आज 3 महीनों बाद शामली घर आई थी। पार्वती बहुत खुश थी। उसके पसंद के पकवान बनाने में व्यस्त थी। घर में एक खुला खुला सा वातावरण बन गया था। शामली की सकारात्मक बातें, माँ तुम ऐसा पहनो, आज तो तुम आराम करो, मैं बाजार से खाना ऑर्डर करती हूँ। पार्वती को लगा जैसे खुले गगन में सांस ले रही हो। शेखर खामोश थे। अब बेटी बड़ी हो गई थी तो उसके सामने घर में ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करते थे, लेकिन पार्वती को इस तरह बेटी के साथ बचपना करते देख अंदर ही अंदर उबल रहे थे। शामली बोली, पापा मुझे बड़ी कंपनी में जॉब मिला है, बस 15 दिनों के बाद बेंगलुरु जाना है, तो सोचा 8 दिन आप लोगों के साथ बिता दूं। शेखर, शामली के पापा बोले, शामली तुम्हारे लिए रिश्ते आ रहे हैं, कुछ फोटो दराज में पड़ी हैं, देख लो ताकि मैं लड़के वाले को मैसेज कर सकूं। क्या पापा आप भी? अभी मुझे शादी नहीं करनी है, जॉब सिक्योर हो जाए तो 3 साल बाद सोचेंगे। शेखर का गुस्सा 7वें आसमान पर था। चीख कर बोले, समाज में मेरी भी कोई इज्जत है कि नहीं? मैं उन लोगों को क्या जवाब दूंगा जिन लड़कों के फोटो आए हैं? शामली बोली, इज्जत आपकी सोच की है पापा, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या उनके लड़के भी उनके अनुसार उनके कहने पर विवाह करेंगे? नहीं ना, तो फिर आप मेरे पीछे क्यों पड़े हो? पार्वती दोनों के संवादों को सुन आज खुश हो रही थी। उसने तो अपने माता पिता की इज्जत की खातिर अपनी बलि दे दी थी, लेकिन शामली अपने जीवन के खुले आकाश में उड़ान भरने के लिए स्वतंत्र थी। पार्वती आज पहली बार अपना सारा साहस समेट कर बोली, उसे जी लेने दो अपनी जिंदगी, उसके पैरों में शादी की बेड़ियां मत बांधो, समय रहते सब ठीक हो जाएगा। माँ, तुम भी मेरे साथ कुछ दिनों के लिए बेंगलुरु चलो, तुम्हें भी चेंज अच्छा लगेगा। अपनी सारी दवाइयाँ रख लो, यहाँ रहना क्या वहाँ रहना क्या। पार्वती में आज एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। वह भी अपना बचा शेष आकाश देखना चाहती थी, अपनी मर्जी से कुछ दिन व्यतीत करना चाहती थी। शेखर पार्वती और शामली के निर्णय से क्रोधित होकर बोले, तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, माँ कहीं नहीं जाएगी, यहाँ मेरा काम कौन करेगा? शामली मुस्कुराते हुए बोली, आप खुद और कौन? पार्वती अपने कपड़े जमाने लगी, अब मैं खुद अपने हिसाब से बचा अपना शेष जीवन कुछ दिन अपने हिसाब से जीना चाहती हूँ, कहती हुई खिड़की से खुला आकाश देखने लगी। पीछे से शामली ने माँ के कंधों पर
कोमल स्पर्श से हाथ रखते हुए उसकी ओर स्नेहिल नजरों से देखा। उसकी सूनी आंखों में एक चमक सितारों से भी तेज चमकती हुई नजर आ रही थी।